नमस्कार प्यारे साथी। आज हम एनडीए सीडीएस के लिए ज़बरदस्त ये क्लास लेने वाले हैं और इस क्लास में हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में ज़रूर आएगा, 100% दावे के साथ में आएगा। और इससे जब न्यूमेरिकल आता है तो कई बार ऐसे सोचते हैं कि न्यूमेरिकल हार्ड आता है, लेकिन न्यूमेरिकल हार्ड तो आएगा, सीधी सी बात है कि इस स्टैंडर्ड की जो एग्ज़ाम है ऑब्वियसली इस साल से ही बनाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं इनको समझाने के बाद में आपके पास कहीं से भी आए, आकाश से आए, पाताल से आए, कहीं से भी आए, ट्यूशन आप जरूर हैंडल कर पाओगे। और न्यूमेरिकल की तो मैं गारंटी देता हूँ कि न्यूमेरिकल तो विद इन डिजिट चेंज हुए आएगा, विद इन डिजिट चेंज हुए आएगा। एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो एयरफोर्स नेवी के अंदर डिजिट चेंज हो सकती है, क्योंकि पेपर वहाँ पर बहुत शिफ्टें होती है तो पेपर जरूर बनाना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन मैं एनडीए सीडीएस की बात करूँ तो विद इन डिजिट होते हुए आपका पेपर में आपको डिजिट देखने को मिलेगी। तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम दूरी को भी पढ़ेंगे, हम वेलोसिटी, हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को भी पढ़ेंगे, डिस्टेंस को भी पढ़ेंगे, और फिर हम वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे, और फिर हम आपके स्पीड को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को पढ़ते हैं, दूरी को पढ़ते हैं। देखिए दूरी आपकी क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि की बात की जाएगी तो दूरी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि मैं बोलूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो देखिए है ना, इस जगत में, इस संसार में बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको दर्शाने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है ना, आवश्यकता होती है। उनको दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता या मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, कितनी मात्रा है उसकी आवश्यकता होती है, वो आपकी क्या होती है, अदिश राशियां होती है। ठीक है, उनको दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूँ, देखिए हम धीरे धीरे एक एक टॉपिकों को पढ़ेंगे, यह भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे हमारे दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। तो अदिश राशि जब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो द्रव्यमान द्रव्यमान वह राशि है जिसको दर्शाने के लिए आपको परिमाण की जरूरत है, ना कि दिशा की। मैं बोलूंगा 2 केजी चीनी, तो मैं ऐसे इसको दर्शाने के लिए मुझे ऐसे थोड़ी बोलना पड़ रहा है कि 2 केजी चीनी उत्तर डायरेक्शन में नहीं, मुझे बस इतना लगाना पड़ रहा है कि 2, फिर मुझे लगाना पड़ रहा है परिमाण या मात्रा, 2 केजी जो मात्रा है, अब आगे चीनी लगा दिया। तो ऐसी राशियां जिनको दर्शाने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, वह अदिश राशियां होती है। ठीक है, वह क्या होती है, अदिश राशियां होती है। जैसे द्रव्यमान को दर्शाओगे तो ऐसे थोड़ी कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान ऊपर की हो, ऐसा नहीं है ना। इनको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, इनके मात्रा के हिसाब से दर्शा सकते हो। तो ये तो अदिश आपके समझ में आया, सदिश उसके अंदर समझाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए है ना, सदिश भी मैं समझा देता हूँ। ये आपकी क्या होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर राशियां होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनको बोलते हैं सदिश राशियां। क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है, इनको दर्शाने के लिए है ना, इनको दर्शाने के लिए आपको परिमाण तो चाहिए ही, परिमाण या मात्रा तो चाहिए ही, परिमाण या मात्रा तो चाहिए ही। आपको क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन, दिशा भी चाहिए। जैसे मैं बोलूं 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की तरफ वेग। ठीक है, तो जब वेग को हमें दर्शाना हो, आप थोड़ा तो पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक याद रखना कि वेग आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसलिए अगर 20 मीटर पर सेकंड अगर वेग की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि एक डायरेक्शन दे देंगे, उत्तर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर है ना, इनके देखिए यहाँ पर हमें क्या देना पड़ रहा है, परिमाण तो देना पड़ रहा है। परिमाण के सिर्फ आपके साथ में क्या देना जरूरी है,
परिमाण तो देना ही पड़ रहा है, लेकिन आप उसके साथ में डायरेक्शन भी क्या दे रहे हो, डायरेक्शन भी दे रहे हो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा है। अब देखिए प्यारे साथियों, अब ये तो काम हो गया कि दूरी एक अदिश राशि है। अब देखिए अगर आपने गुजरात के अंदर आपने आईपीएल देखा, गुजरात के अंदर आप गए और आईपीएल देखा, अब आपको आना है जी राजस्थान आना है। तो राजस्थान आने के लिए आप एक ट्रेन में बैठे और ट्रेन बैठ कर आपने ट्रेन बैठे ट्रेन यहाँ पर आ गई राजस्थान। तो ट्रेन एकदम सीधी तो आई नहीं, तो ट्रेन सीधी नहीं आई, इसलिए ट्रेन ने जितने भी घुमाव लिए वो पूरी टोटल जो आपने दूरी तय की घुमाव के अंदर भी, वो अगर टोटल जोड़ी जाए और ये टोटल जोड़ने के बाद में मान लीजिए कि ये डी है, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हुई डी, यानी कि जितना भी आपने चला इधर ही चला, लेकिन आपने शुरू से लेकर अंत तक कितना चला वो आपकी दूरी है। तो लिखिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चली गई पथ की पूरी लंबाई, पूर्ण लंबाई। यानी कि आपने इधर उधर घूमे, आप इधर आए मान लीजिए, तो ये भी डिस्टेंस उसमें काउंट हो गई, तो वो क्या हो गया, दूरी हो गई। अच्छा, इसके कोई डायरेक्शन तो है नहीं, दूरी हो गई। अब देखिए दूरी को अगर हम किससे विमा के अंदर दर्शाते हैं तो इसको एल से दर्शाते हैं। इसकी विमा जो होती है वो एल होती है, विमा। और बिल्कुल बस दूरी यही है। अब एक चीज और समझिए, विस्थापन क्या है। तो मान लीजिए कि आप आईपीएल देखने गए थे और आप राजस्थान वापस आ रहे हैं, गुजरात आप गए थे, अब मान लीजिए कि आपने ऐसे कोई ट्रेन आपकी गई और वो नीचे जाकर ऊपर आई और फिर राजस्थान उतारी आप। मान लीजिए कि उसका रूट नीचे की तरफ था पहले और फिर राजस्थान की तरफ ऊपर की तरफ आ रही थी। तो अब आप विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन पूरी लंबाई नहीं होगी, पूरी लंबाई तो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। तो ये क्या, तो विस्थापन क्या होगा, तो याद रखना सीधी न्यूनतम दूरी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। तो सीधी दूरी अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की सीधी दूरी होती है, वो विस्थापन होती है। और ये जो दूरी है वो आपकी दूरी हो गई, ये जो पथ की लंबाई है वो दूरी हो गई टोटल। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि विस्थापन भी है तो लंबाई ही, तो विस्थापन का भी जो विमा होगी वो क्या होगी, एल होगी। लेकिन मेरे भाई एक बड़ी बात है, एक बड़ी क्या बात है, ये बड़ी बात ये है कि ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी और कम से कम न्यूनतम दूरी होती है। जबकि वह क्या था, वो अधिकतम दूरी थी, पथ की पूर्ण लंबाई, इसको बोलते हैं पूर्ण लंबाई बोल सकते हो, अधिकतम लंबाई। और वो क्या थी, तो सीधी न्यूनतम दूरी होगी या सीधी न्यूनतम लंबाई होगी, क्योंकि सभी में समान बता रहा हूँ, इसमें दूरी और बराबर है दूरी की लंबाई भी, लेकिन यहाँ पर जब लंबाई दिखाती है यहाँ पर भी लंबाई दिखाती है। तो सीधी सी बात है कि दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि इसको दर्शाने के लिए सिर्फ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, परिमाण की जरूरत पड़ेगी। 5 मीटर, 6 मीटर, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं 6 मीटर। अब इसको विस्थापन को दर्शाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 6 मीटर के साथ साथ पूर्व में, पश्चिम में, इस तरीके से विस्थापन होगा तो वहां पे ये जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पथ की अधिकतम जो लंबाई होती है वो होती है जिस पर आप चलते हो, और ये सीधी दूरी होती है। अब एक चीज हो गया, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर था और मैं यहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पर आ गया, ए पॉइंट पर था, बी पॉइंट पर आ गया, और फिर से मैं ऐसे चला
और फिर से एक पॉइंट पर आ गया। तो अब पूछता है कि दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। अब एक चीज याद करना, मान लीजिए जिस पथ पर मैं गया था वो थोड़ा सा नहीं, वही जोड़ दो। तो जिस पथ पर मैं गया था उसी पथ से मैं वापस आ रहा हूँ, और मैं उसी पॉइंट पर आके रुक गया जहां से मैं गया था। तो दूरी इस समय में आप देखोगे कि पहले अगर गया था, मान लीजिए कि डी दूरी थी, तो वापस आया वो भी तो हम चला, तो वो भी कितना हो गया डी, यानी कि ये हमेशा जुड़ेगी, तो 2d। तो हमने दूरी हमारी हो गई, पहले हम गए फिर आए, तो 2d हो गया। विस्थापन की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें, तो दोस्तों ये अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है, इसलिए वहीं पर आ गया, इसलिए 0 हो गया। वैसे विस्थापन की एक डायरेक्शन हो गई, तो इधर गए फिर इधर आए, तो माइनस हो गया। तो विस्थापन माइनस में भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप ए पॉइंट से गए और बी तक गए, और फिर बी से आपने जुड़ा, और फिर आप ए से आप सी पर आ गए, ए से इधर, तो अब आपका विस्थापन जो था वो इसके सापेक्ष कैसा हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन ही ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन वहीं पर आ गया, 0 भी हो सकता है। दूरी 0 हो सकती है? नहीं, दूरी हमेशा जुड़ती है जितना आपने चला, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु चली गई पथ की लंबाई, ठीक है, तो पथ की लंबाई, अब चली गई कुल लंबाई, ठीक है, चली गई कुल लंबाई या अधिकतम लंबाई, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे दूरी कभी 0 नहीं होगी, दूरी 0 नहीं होगी, अगर आप चल गए तो दूरी पॉजिटिव ही रही। तो इस चीज से मैं कह सकता हूं कि विस्थापन तो 0, ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगी। तो देखिए इनका परिमाण है ना, अब देखिए हर एक ही चीज लंबाई का माप ही है ये दोनों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दूरी, एक संबंध बनाते हैं, संबंध दूरी हमेशा बराबर भी हो सकती है विस्थापन के देखिए विस्थापन की एक डायरेक्शन होती है, इसके मोड लगाना पड़ता है। इस विस्थापन के मैग्नीट्यूड की दूरी क्या होती है, बराबर भी हो सकती है। अच्छा, हमेशा ज्यादा होगी, बराबर कब होगी, जब ए से लेकर बी तक गई, तो इस कंडीशन में दूरी भी उतनी है और विस्थापन भी उतना ही हुआ। नेगेटिव कब हो सकता है, तो नेगेटिव इधर आ गई, तो दूरी तो पॉजिटिव होगी क्योंकि दूरी तो जुड़ेगी, लेकिन ये नेगेटिव होगी। तो ये एक सिस्टम बनता है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में यह भी पूछता है। कभी क्या करता है, इस विस्थापन को नीचे भेज देता है दूरी की और फिर पूछता है। तो याद करना, जो हमेशा दूरी में अगर आप विस्थापन का भाग दोगे, विस्थापन के परिमाण का भाग दोगे, तो वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा या 1 आ सकता है। 1 कब आएगा, जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, विस्थापन का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड, वो भी बराबर है। तो ये चीज तो मैंने आपको सिखा दी है। अब यही अंतर है वेग और वेलोसिटी में, यानी कि वेग और स्पीड के अंदर, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी के अंदर भी यही, और स्पीड और वेलोसिटी भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए एग्जाम में हम है ना 0 से हीरो बनना चाहते हैं, और एग्जाम की रणनीति भी यही है कि हमें 0 से हीरो बनना चाहिए, वरना आज के समय में कितने ही पछाड़े हम लोग, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जब तक एक्स्ट्रा मेहनत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है। अब देखिए इधर लिखता हूं, इधर लिखता हूं चाल, जिसको बोलते हैं स्पीड, और इधर लिखता हूं वेग, जिसको लिखते हैं वेलोसिटी। देखिए बहुत शानदार क्लास है। चाल क्या है, तो चाल अपने आप में अदिश है, यानी कि बता दिया था, अदिश स्केलर।
और वेग क्या हो जाएगा, वेग हमेशा विस्थापन के जैसे है, जैसा विस्थापन वैसा ही वेग। लेकिन अभी बताएंगे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है आपका सदिश राशि, वेक्टर, ठीक है। अब देखिए चाल का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और दूरी का मैंने बताना भूल गया, दूरी का होता है दोस्तों मीटर, और विस्थापन का भी मीटर। लेकिन विस्थापन के साथ में डायरेक्शन लिखनी पड़ती है क्योंकि सदिश राशि है, और इसके साथ में भी डायरेक्शन लिखनी पड़ती है मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन, ये सारी यहाँ पे लिखनी पड़ती है। दूसरा इसका अगर मात्रक देखोगे तो विमा कैसे निकालते हैं, विमा आप देखो एम मीटर है, विमा इसकी L1 और नीचे है टाइम तो T1, तो इसकी विमा हो गई दोस्तों L1 T-1, और विमा तो इसकी भी वही होगी क्योंकि दिशा की तो कोई विमा होती नहीं है, तो इसकी भी विमा L1 T- का बराबर, ठीक है। अच्छा ये क्या है बेसिकली, चाल क्या है, चाल होता है दूरी बट्टा समय, चाल होता है दूरी बट्टा समय। लेकिन कभी कभी पूछता है औसत चाल क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल का मतलब जितनी आपने चली उसमें कितने समय में आपने कितनी चली उसका भाग दे देते हैं, तो उसमें टोटल टाइम था। इस चाल के दो टाइप होते हैं, पहला होता है औसत चाल जो टोटल दूरी बटा टोटल समय, और दूसरा होता है दोस्तों तात्क्षणिक चाल, यानी कि एक निश्चित समय पर, जैसे गाड़ी चल रही है और उस पर्टिकुलर टाइम पर देखनी हो तो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या होता है तात्क्षणिक चाल निकालते हैं, और डेल्टा डी अपॉन में क्या होता है डेल्टा, ये याद करना। तो तात्क्षणिक चाल होती है डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, पर्टिकुलर समय पर। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो वेग है वो आपका हो जाएगा विस्थापन बटा समय। इसमें विस्थापन आता है उसमें दूरी आती है क्योंकि वो अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है। विस्थापन सदिश है इसलिए विस्थापन सदिश आया, वेग सदिश है इसलिए विस्थापन आया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखा जाता है कि ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है औसत वेग, आगे और पढ़ेंगे जब इनको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारी अगर एनडी सीरीज की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा पूछे रहेंगे। औसत वेग की अगर बात की जाएगी तो औसत वेग में क्या आ जाएगा आपका कुल विस्थापन बटा कुल समय। और अगर तात्क्षणिक पूछता है तात्क्षणिक वेग तो प्रेजेंट टाइम पर, यानी कि डेल्टा डिस्प्लेसमेंट का मोड लगता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं, सॉरी डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो टी होता है वो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम को यहाँ पर टी क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो ये तात्क्षणिक वेग होता है जो एक निश्चित समय पर पूछा जाता है। औसत होता है कि हमने मान लो कि 20 किलोमीटर पर साल से पूरे कभी 20 से चलाया, फिर 30 से चलाया, फिर 40 से चलाया, फिर रोड खराब आ गई तो 10 से चलाया। तो एक एवरेज अगर वेग, एवरेज अगर हम चाल निकालें, स्पीड निकालें तो फिर हम टोटल दूरी में टोटल समय का भाग दे देते हैं, और ऐसा ही वेग निकालने के लिए टोटल विस्थापन में टोटल समय का भाग दे देते हैं। अगर ऐसा ही हम देखते हैं तो अगर मान लीजिए विस्थापन तो जीरो हो सकता है, तो इसलिए औसत वेग भी है वो जीरो हो सकता है। अच्छा, विस्थापन अगर नेगेटिव हो सकता है तो वेग भी क्या हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए विस्थापन नेगेटिव आ गया तो वेग भी नेगेटिव आ गया, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन चाल तो हमेशा दूरी पर डिपेंड करती है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो चाल भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संबंध हम देख लें, संबंध तो हम कहेंगे कि चाल दूरी की जैसे ही होती है, तो यहाँ पे ये वेग के परिमाण के बराबर,
परिमाण इसलिए लगाया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तुलना मैग्नीट्यूड से होती है ना, तो मैग्नीट्यूड हमने मोड लगा दिया क्योंकि डायरेक्शन आएगी तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन को करने के लिए हमने मोड लगा दिया। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, चाल बटा वेग का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 या 1 से ज्यादा रहेगा। अगर इस चाल को उधर भेज देगा तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 या 1 से कम होगा। मैं लिख ही देता हूँ, कई बार पूछ लेगा। अगर वेग का पूछेगा तो वेग अपॉन में चाल का अगर पूछता है दोस्तों तो ये आपका 1 से कम ही रहेगा, यानी वेग में चाल का भाग लोगे तो 1 से हमेशा कम ही आएगा या 1 भी आ सकता है जब ये बराबर रहे। तो ये मैंने आपको चाल और वेग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। कभी कभी देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको वेग के बारे में और समझा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहले साथियों, वेग जो होता है ना वो 2 टाइप का और होता है। वो किसके हिसाब से होता है, तो वो इस कितनी स्पीड से आ रहा है उसकी स्पीड से होता है। तो एक होता है एक समान वेग और एक होता है असमान वेग। एक समान वेग का मतलब क्या होता है, समान समय में समान विस्थापन तय करता है। समान समय में समान विस्थापन तय करता है। और अगर असमान वेग की बात कर रहा है तो असमान समान समय में असमान विस्थापन। मान लीजिए कि मेरे को 1 घंटे में पहले मैंने आपका 2 किलोमीटर चला, फिर अगले वाले 1 किलोमीटर में मैं 3 किलोमीटर चला, अगले वाले 1 घंटे में 3 किलोमीटर चला, लेकिन समय मेरा 1 घंटा था, लेकिन मैं अलग अलग दूरी तय कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरा जो वेग है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि असमान है। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं 2-2 किलोमीटर पर घंटे 2 ही किलोमीटर चलूँ तो ये समान हो गया, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही क्या होती है चाल, एक समान चाल, असमान चाल। समान समय में अगर समान दूरी तय करते हैं तो फिर वो क्या होती है, आपकी समान चाल होती है, और अगर समान समय में अगर असमान दूरी तय करते हैं तो असमान चाल होती है। तो बिल्कुल कंपैरिजन करके ही हमें पढ़ना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ जबरदस्त, जो एग्जाम में डिट्टो छपेंगे। तो साथियों 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। पहले हम नंबर 1 को करेंगे, फिर नंबर 2 को करेंगे। डायरेक्ट ऊपर मत चले जाना क्योंकि मैं धीरे धीरे जो लेवल है उसको रेज कर रहा हूँ। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसके अंदर बोला है कि कोई कार है वो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में करती है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कोई कार है वो मान लीजिए कि 16 मीटर की दूरी तय करती है 4 सेकंड में। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद में तब पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, और फिर से यहाँ से चल रही है और फिर से आगे 16 मीटर की जो दूरी है वो भी वही 2 सेकंड में करती है। यानी कि क्या करती है, तेज करती है। 2 सेकंड में कर रही है, इसका मतलब जल्दी कर रही है, इसका मतलब तेज कर रही है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। देखिए औसत चाल मैंने बताई थी कि औसत चाल में टोटल समय बटा टोटल दूरी बटा टोटल समय लेते हैं। तो औसत चाल मैंने बताया था कि औसत चाल जब भी निकालना है तो टोटल जो डिस्टेंस आपने तय की, कुल दूरी बटा कुल समय, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों, 16 + 16 यानी कि 32, और 4 समय और 2 सेकंड यानी कि होगी 6 सेकंड, ठीक है। तो लगभग इसमें भाग देंगे तो 5 जाएगा और 2 आ जाएगा, तो 5.18 और फिर से 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इतने मीटर पर सेकंड उसकी औसत चाल आ जाएगी। देखिए ठीक है ना। अब देखिए यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओडोमीटर क्या होता है। तो देखिए ट्यूशन करने से पहले 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है ना। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक है ओडोमीटर और एक है स्पीडोमीटर। वर्तमान में आपकी गाड़ी या आपकी जो कार है वो किस स्पीड में है, वर्तमान में कार की स्पीड
बताने का काम। वर्तमान में जब कार की स्पीड, जैसे गाड़ी चला रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में देखना चाहूंगी मेरी स्पीड क्या है, तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है वो स्पीडोमीटर बताएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कार रुकी हुई है तो उस समय स्पीडोमीटर क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि उसमें स्पीड होगी ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं की। अच्छा, ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर होता है कि वर्तमान तक हमने कितनी दूरी तय की, यानी कि अब तक हमारी जो कार है उसने कितनी दूरी तय कर ली है, अब तक हमारी कार ने इतनी दूरी तय कर ली है, ये ओडोमीटर बताता है। तो समझिए, यात्रा शुरू होते समय ओडोमीटर 2000 किलोमीटर पर था, यानी कि 2000 किलोमीटर तक था। उसके बाद में यात्रा समाप्ति पर ओडोमीटर 2400 किलोमीटर पर था। तो देखिए, यात्रा शुरू की जब 2000 किलोमीटर था, तो हमें से कोई मतलब है क्या, नहीं, क्योंकि ये पहले चली गई क्या है, दूरी है, पहले जो हमने चली थी वो है। लेकिन वर्तमान में जब हमें वर्तमान में निकालना पड़ेगा, तो वर्तमान की हमने कितना चला वो जरूरी है हमारे लिए, पीछे क्या चले हमको उससे क्या मतलब, वर्तमान में हमने कितना चला। तो यार रखना 2000 थी जब हमने गाड़ी शुरू की, और शुरू करने के बाद जब हमें गाड़ी समाप्त हुई, हमारी यात्रा समाप्त हुई, तो उस समय 2400 मीटर थी। तो बेसिकली हमने कितनी दूरी तक इसको चलाया, तो आप बोलेंगे 400 किलोमीटर तक हमने इसको चलाया। 400 किलोमीटर जो हमारी क्या हुई, दूरी हो गई। क्या दूरी है, तो कुल दूरी है, कुल दूरी हमारी कितनी हुई, 400 किलोमीटर। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, 400 किलोमीटर चलने में हमें 8 घंटे लगते हैं मेरे दोस्त, तो कार की औसत चाल क्या होगी, और कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है और किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो किलोमीटर पर आवर में तो डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब समझो, तो औसत चाल क्या थी, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो, कुल दूरी कितनी थी, 400, उसके बाद में कुल समय कितना था, तो 8 घंटे हमें लिया, तो ये डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। किलोमीटर पर आवर में तो जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से थी, लेकिन इसको मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ याद करना 50 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, तो 50 तो ये रहेगा। अब 1 मीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और मीटर लिख दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 आवर में कितनी मिनट होती है, तो 60 मिनट होती है। अच्छा, मिनट से भी काम नहीं चलेगा, हमें तो सेकंड में जाना है, तो फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 60 मिनट में हर एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 मिनट में 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया सेकंड। तो ये बेसिकली आया है 1 0 से 2 0 से 2 0 का डिक्शन, ऊपर बच गया आपका 500 मीटर अपॉन में नीचे बच गया 36, ठीक है, और नीचे बच गया सेकंड। तो ये आ गया 500 बटा 36 मीटर पर सेकंड। अब इसका भाग लोगे तो लगभग 13 पॉइंट कुछ जा रहा है, लेकिन देखिए 13 यानी कि यहाँ 14 140 बच रहे हैं, और 13 बार जा रहा है, 13.33 के समथिंग मेरे को लग रहा है, क्योंकि 30 का जो भाग जाता है वो 120 तक जाता है, तो 6 है तो 6 3 18, यानी कि ये सही है, ये सही है मेरे दोस्त। 13.33 मीटर पर सेकंड तक इसका क्या हो सकता है, औसत चाल होगी मीटर पर सेकंड में। तो क्या शानदार क्वेश्चन था, अगर एकदम से क्वेश्चन आएगा तो पता ही नहीं चल पाएगा कि ओडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है। अब एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर क्या है। तो एग्जाम का जो धीरे धीरे से लेवल अप कर रहे हैं वो जबरदस्त लेवल से, अब अगले वाला क्वेश्चन देखोगे तो और अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, हमारा ये जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। तालाब यहाँ पर 90 मीटर है, मान लीजिए कि ये हमारा तालाब है, और उषा यहाँ पर क्या करती है कि ये 90 मीटर लंबा है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी, यानी कि एक सरल रेखा में वह गति करती है, उसका पास सरल रेखा है, और गति एक सिरे पर जाती है और फिर वापस आती है, यानी कि उषा यहाँ से चली और इस सिरे पर आई, दूसरे सिरे पर,
और फिर दूसरे सिरे से फिर वह वापस चली है और फिर से वह वही स्थान पर आ गई जहां पर वह पहले थी। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय करती है और 1 मिनट में करती है। तो 90 गई और 90 वह इधर आई, तो ये टोटल डिस्टेंस तो कितनी हो गई? तो टोटल डिस्टेंस दोस्तों 180 मीटर हो गई और क्वेश्चन में भी कह रहा है और 1 मिनट में तय करती है। 1 मिनट में तय करने का मतलब अगर समय को सेकंड में देखा जाए तो 60 सेकंड हो गया, तो 60 सेकंड में वह आ जाती है। अच्छा, जब वह यहाँ पर आई है तो दोस्तों आप बोलेंगे कि डिस्टेंस तो 180 मीटर हो गई है, लेकिन जो विस्थापन हुआ है वो कितना हो गया है? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है और विस्थापन तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो 0 हो गया है, यानी वहीं पर आ गया है तो 0 हो गया है, विस्थापन 0 हो गया है। तो उषा की औसत चाल पूछ रहा है और औसत वेग पूछ रहा है। अच्छा, याद रखना औसत चाल की बात कर रहे हैं तो औसत चाल का मतलब होता है, मैंने बताया था औसत चाल क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल पूछेगा तो कुल दूरी 180 मीटर थी और कुल समय मेरे को 60 सेकंड लगी, तो आप बोलेंगे जी 3 मीटर पर सेकंड औसत चाल आ गई, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई। क्या आ गई है? एवरेज स्पीड आ गई है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि मुझे एवरेज स्पीड भी पूछी है और अगर एवरेज वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया आपका कुल विस्थापन बटा कुल समय, टोटल टाइम। तो आपने देखा जब आप वहां से ही गए और वहां पर ही आ गए तो विस्थापन कितना हो गया? 0। तो टोटल विस्थापन 0 है, समय आपको वही 60 सेकंड लग रहा है, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी आ गया वो 0 आ गया। इसके अंदर आपको एवरेज स्पीड तो आपकी 3 मीटर पर सेकंड आई और एवरेज जो वेलोसिटी आई वो 0 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है जो है त्वरण। तो बेसिकली त्वरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि त्वरण क्या है। तो देखिए, त्वरण जो होता है जिसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो आप वेग से जिस वेलोसिटी से आप जा रहे थे अगर उसमें टाइम के रेस्पेक्ट देख लिया जाए, टाइम का भाग और दे दिया जाए तो फिर आपकी त्वरण एक्सीलरेशन आती है। या इसको बोल सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि हम बोल सकते हैं वेग बटा समय। ठीक है, अगर हमें इसकी विमा पूछेगी तो वेग की विमा हम पहले ही निकाल चुके हैं, या हम निकाल सकते हैं वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय, और नीचे भी समय है। तो विस्थापन की विमा L1 होती है और T2 हो गया T1 और T2 तो ऊपर आएगा तो T-2, यानी कि जो इसकी विमा हो गई है वो LT-2 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर का मतलब हो गया वेग बटा समय। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है वेग बटा समय, जो हमने यहाँ पर लिख ही दिया था। तो देखिए अब इसमें पूछ क्या रहा है, अभी आपने बता दिया होगा। तो देखिए विराम अवस्था से, विराम की अवस्था का मतलब है कि जो आपकी प्रारंभिक वेलोसिटी है वो आपकी क्या है? 0 है। प्रारंभिक वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, जो कि क्या आपकी 0 है, कैपिटल यू से। सॉरी, अब देखिए
विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी कि जब जीरो वेलोसिटी थी तब से वह चलाना शुरू करता है और धीरे धीरे 30 सेकंड में वह 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो प्रारंभिक जो वेग था वो 0 था और जो अंतिम जो उसका वेग है दोस्तों वो कितना है, अंतिम वेग को हम स्थिर करते हैं 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो वेग में परिवर्तन है की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर, ये वेग में परिवर्तन की दर। तो अब देखिए वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया कि फाइनल माइनस का u स्टार्ट अपॉन में समय, ठीक है। तो u फाइनल माइनस u एक्सीलरेशन को हम बोल सकते हैं v फाइनल माइनस vs स्टार्ट, यानी स्टार्ट वाला वेग घटा दे अगर फाइनल में से अब हम भाग लेते समय का तो एक्सीलरेशन आ गया। तो u हमारे पास में प्रारंभिक वेग है, v हमारे पास में फाइनल वेग है और अब हमें पूछ रहा है वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 हो जाता है दोनों स्थितियों में। यानी कि यह पहली कंडीशन बन गई है, इसमें हमारे से पूछ रहा है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमने बोला था कि v फाइनल माइनस का v स्टार्ट अपॉन में टाइम। तो v फाइनल पर हमारा वेग क्या था 6 मीटर पर सेकंड था और शुरू वाला कितना था 0। समय कितना दिया है, तो समय ये दिया है दोस्तों 30 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है। बेसिकली जो हमारा ये आया है 0.6 बटा 30 यानी कि 1/5 मीटर पर सेकंड हमारा वेग हो गया कंडीशन फर्स्ट में। लेकिन कंडीशन 2 में आप देख रहे हो कि इस प्रकार वेग ब्रेक लगाता है, तो अब ब्रेक लगाता है तो साइकिल का वेग 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम प्रारंभिक वेग देखेंगे तो प्रारंभिक वेग हमारा ये हो जाएगा। इस कंडीशन में कंडीशन से के लिए जो प्रारंभिक वेग है, स्टार्ट वाला वेग है, वो आपका 6 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग 5 सेकंड बाद में जब ब्रेक लगाते हैं तो 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है, इनकी फाइनल कितना हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड। और इस कंडीशन में पूछ रहा है समय हमें दे रखा है 5 सेकंड और इस कंडीशन में जब हमें समय 5 सेकंड दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, जो कि वो क्या होता है, तो वेग ऑफ फाइनल माइनस का वेग ऑफ स्टार्ट अपॉन में 10। तो बस फाइनल में हमारा 4 है और माइनस का 6 है अपॉन में 2 है। तो ये आ गया आपका 4 अपॉन में समय कितना दे रखा है, बेसिकली 5 सेकंड दे रखा है, 5 सेकंड ये दे रखा है 5। तो ये हो गया आपका 2/5 माइनस का और ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2/5 का मतलब हो गया 0.4 माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का चिन्ह आ रहा है क्योंकि धीरे धीरे जो वेग है वो घट रहा है, इसलिए जो एक्सीलरेशन है वो बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी समय के साथ में दर है जो घट रही है, यही तो त्वरण है। तो यानी कि आपका जो कार है वो रुक रहा है, इसके लिए एक्सीलरेशन क्या आया, नेगेटिव, क्योंकि वेग घट रहा है और यही तो यहाँ पर था। तो इस कंडीशन में हमने दोनों कंडीशन में आपका एक्सीलरेशन भी निकाल दिया। और भी कुछ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।